यस। चलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। यस सर। डाउट्स आफ्टर लेक्चर ले लेंगे। पहले अमेंडमेंट्स की बात कर लेते हैं, फिर जो स्पेसिफिक डाउट होंगे वो मतलब करेंगे हम। जो बच्चों के डाउट नहीं उनका टाइम क्यों खराब करें, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। राइट। चलिए। ओके। चलो चलो चलो, प्लीज सिट डाउन फास्ट एवरीवन। अच्छा, पहले ये बताओ आप लोगों का मॉक टेस्ट कैसा गया? इजी, एवरेज, ठीक? एवरेज? नहीं मतलब पढ़ के गए थे फिर भी एवरेज गया, ऐसा है क्या, या पढ़ाई नहीं हुई थी? पढ़ के गए थे, एवरेज गया था, ठीक है। ओके, व्हाट डिड यू फाइंड डिफिकल्ट? वाज इट राइटिंग और वाज इट रिकॉलिंग? रिकॉलिंग, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, सब याद दे रहे थे। ओके। अच्छा। क्या आपने जो बेसिक चैप्टर्स है उनको अच्छे से किया था? आईटीसी रजिस्ट्रेशन पहले ये ठीक ठीक कर लिया था? ठीक है, ओके। कोई बात नहीं। अभी याद रखना है कि जो नेक्स्ट आपका टेस्ट रहेगा वो 50 मार्क का ही है, बराबर ना? अभी आप टैक्स का देने वाले हो पेपर, जीएसटी का नहीं दे रहे हो। तो अगले टेस्ट में आपका चैलेंज ये रहेगा, कि पहले बता रहा हूँ उस हिसाब से आप आपका माइंडसेट रखना, कि उसमें आपका चैलेंज ये रहेगा अगले टेस्ट में, आपको पूरा 3 घंटे में पेपर कवर करना है। इज इट क्लियर? तो डोंट गेट इमोशनली अटैच टू एनी क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में जितना टाइम देना है उतने मार्क्स नहीं मिल रहे, तो स्किप करके अगला लिख लो। तो अगर आपको लगता है पेपर लेंदी हो रहा है, तो जो आपको मार्क देने वाला है पहले वो ले लो। वर्सेस टाइम। समझ में आ रहा है? मतलब गो फॉर एक्यूरेसी। ठीक है, ये याद रखना। अगर 3 मार्क के लिए बहुत बड़ा आंसर है और 2 मार्क के लिए कंपेरेटिवली छोटा आंसर है, तो पहले दो वाला क्वेश्चन लिख लो, फिर आखिरी में 3 वाले में जितना लिख पाओ उतना ठीक है। समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? तो ये स्ट्रेटेजी याद रखना। अगर पेपर इजी हुआ तो लेंदी होगा, फॉर श्योर। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको स्मार्टनेस यूज करना है। ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। बेसिकली आज का लेक्चर जो है वो दो सेक्टर में है। एक जीएसटी के अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे पहले अपन, उसके बाद में कुछ जो आपके डाउट्स है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और फिर बाद में कुछ थोड़े बड़े टिप्स देने वो मैं दे दूंगा। जो आपके डाउट्स है वो आप चाहे तो सब बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है? जिसको डाउट्स नहीं है वो जा सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ऑनलाइन भी आपके जो डाउट्स होंगे वो आप अगर आपके पास रेडी है तो वेरी गुड, नहीं है तो रेडी रखिए हैंडी, ताकि आपका टाइम बचेगा। ठीक है। चलिए, तो लेट स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स। बहुत ही कम अमेंडमेंट आया है, क्योंकि आपका सिलेबस ही अमेंडेड था। याद है ना आपको? मई 26 के अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ हमने सिलेबस में ही कवर अप कर लिया था। अब जो अमेंडमेंट आया है इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है जीएसटी की रिफॉर्म्स का, जो सितंबर 25 में इंट्रोड्यूस किए गवर्नमेंट ने। सितंबर 25 में गवर्नमेंट ने कुछ जीएसटी के रेट्स को कट कर दिया। याद है आपको? अब दो ही रेट रहेगी जीएसटी के, कौन कौन से? 5% एंड 18%। 28 निकाल दिया, 12 भी निकाल दिया। उस वजह से कुछ चेंजेस हुए हैं आपके सिलेबस में, ये हम समझने वाले हैं, नंबर वन। आई होप यू आर देयर। उसके बाद कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं जो इतने एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, मतलब वो वैसे भी आपको समझ में आ जाएंगे। और कुछ क्लैरिफिकेशन है रादर देन अमेंडमेंट, आई वुड से। मतलब ये हमें पहले से पता था कि ऐसे होना चाहिए और वो वैसे ही हो रहा है, बस अब उसको बोला जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आपको जो स्टैट अपडेट इंस्टीट्यूट ने इशू किया है उसी से हम डिस्कस करेंगे, ताकि डिटेल में हमारा डिस्कशन हो जाए। आर यू देयर? चलिए। इसके बाद में इसका जो समराइज वर्जन है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। क्लियर है? चलिए। हाँ, इधर आ जाइए, दिख रहा है सबको? चलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी का वेलकम है, अक्षय, अपूर्वा,
अक्षय, अपूर्वा, अर्णव, आर्य, अथर्व, चरण, दिशा, डीएमबी, क्या क्या, गैलेक्सी, गुरुसेवक, हार्दिका, हर्षल, हिमांशु, ईश्वरी, जयेश, कार्तिक, कृति, क्षमा, क्षितिजा, मनुजा, निशांत, पंकजा, पीयूष, प्रज्ञय, प्रणीता, प्रियांशु, रुजल, सक्षम, साक्षी, सायली, श्रेया, सोहम, स्वराज, उन्नति, वेदांत, विधि, यशस्वी। चलिए, सभी का स्वागत है। अब हम जो अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हैं ये अपडेटेड कब तक है? टिल द डेट 31 अक्टूबर 2025, क्योंकि 6 महीने पहले तक के सारे अमेंडमेंट आपके अपडेट में एप्लीकेबल होते हैं। आर यू देयर? धीरे धीरे, बिल्कुल घाई नहीं करेंगे। आइए, तो पहला अमेंडमेंट जो आया वो 4 चैप्टर से आया है। इसका मतलब सप्लाई और इंट्रोडक्शन में कोई अमेंडमेंट नहीं है। इज क्लियर? चलिए, अब अमेंडमेंट का मतलब होता है क्या नया, तो ध्यान से सुनिए। आपको याद होगा कि 4 चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कुछ ऐसी सर्विसेज है, गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी सर्विस, वो सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। जैसे कि कौन? जोमैटो, यस, ये Booking.com, एग्जाम्पल, राइट? तो हमने देखा था दोस्तों सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ओला उबर, याद है क्या आपको? सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनीबस। आर यू देयर? उसके बाद में होटल्स, इंस, गेस्ट हाउस, हाउस कीपिंग और रेस्टोरेंट। 5 सर्विसेज हमने देखी थी। इन 5 सर्विसेज के अंदर द पर्सन हु इज एक्चुअल सप्लायर वो कोई और है, द कस्टमर वो कोई और है, और बीच में ईसीओ है। तो इसको छोड़ दो, किसको पकड़ो? ईसीओ, एंड ट्रीट हिम एज इफ ही इज द सप्लायर। ये हमने पढ़ा है। अब इसमें एक नाम और जुड़ गया है, और वो है सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। यहां तक ही पढ़ना, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। ऐसा पर्सन जो सर्विस दे रहा है लोकल गुड्स डिलीवर करने की। इज इट क्लियर? ये काम आज की डेट में कौन कर रहा है? ये कर रहा है पोर्टर। नहीं, जेप्टो तो गुड्स भी टेक्निकली एंगेज है ना। अपन तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ सर्विस। और आपको याद होगा, ये मैंने सिलेबस में बताया था कि कुछ टाइम में कौन ऐड होगा? पोर्टर। यस ना? यस। तो एस्ट्रो जीएसटी मात्र 99 रुपए में। यस। सो आज पोर्टर भी इसमें ऐड हो गया है। यस। अब ये अमेंडमेंट इतना कोई भारी नहीं है, अपने को पता था अमेंडमेंट है, या एक्सीडेंट पॉइंट इसके बाद वाला। अब एक्सेप्ट के आगे आप पढ़िए और मुझे बताइए आपको क्या समझ रहा है। थोड़ा दिमाग भी लगाना है, वन वे ट्रैफिक नहीं रखेंगे। एक्सेप्ट वेयर, इसका मतलब क्या हो गया? अपन ने 2 टाइप की ईसीओ पढ़े थे। एक केस में क्या, ओरिजिनल सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, हमेशा ईसीओ, ऑलवेज ईसीओ, याद है क्या? ऑलवेज ईसीओ याद है ना? सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, ऑलवेज ईसीओ। याद है कि, याद है कि नहीं? इस केस में क्या हो रहा है, अगर ओरिजिनल सप्लायर रजिस्टर्ड हुआ तो ओरिजिनल सप्लायर, ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो ईसीओ। आ गई बात समझ में? या ऐसा ना हो तो किसको पकड़ना है अपने को? ईसीओ को, अगर ओरिजिनल सप्लायर रजिस्टर्ड, अगर ओरिजिनल सप्लायर रजिस्टर्ड है तो। इज क्लियर? अब इसमें और एक क्वेश्चन आ रहा है कि कल जाके मान लो, कल जाके मान लो कोई ऐसा पर्सन आ गया। अब इसमें नाम तो नहीं लिखा, नाम हटा दो 2 मिनट के लिए। लोकल डिलीवरी बोला है ना इन्होंने, सेफ गेम खेला है। लोकल डिलीवरी ऑफ गुड्स, हाउस होल्ड गुड्स, स्क्रैप, ऐसा कोई वर्ड यूज किया है क्या? मतलब कोई भी चीज आ गई ना इसमें। कल जाके एक ऐप है, वो ऐप ये सर्विस शुरू करता है कि मैं सामान की डिलीवरी भी कराऊंगा, लेकिन मेरा उसमें कोई कमीशन नहीं होगा। यानी जो काम ब्लिंकिट कर रहा है, पर ब्लिंकिट क्या कर रहा है? प्राइस को मैनिपुलेट करता है। वो उस प्राइस में नहीं बेच रहा है जो प्राइस ओरिजिनल दुकान में मिलती है। सिंपल भाषा में, ये मोबाइल अगर दुकान में 100 रुपए का मिलता है, तो आप दुकान से जाओ, 100 रुपए का है, आप खुद भी जाके लोगे तो 100 का ही है। ब्लिंकिट क्या करता है, इसको 80 में बेच रहा है आपको। तो आपको जो इनवॉइस है वो ब्लिंकिट ट्रेस कर रहा है, टेक्निकली वो सप्लायर ऑफ गुड्स हो गया। एम आई राइट?
ही इज नो मोर डिलीवरी गाय। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। कल जाके अगर पोर्टर ये काम शुरू कर दे कि 100 रुपए का मोबाइल 100 रुपए में ही दूंगा, लेकिन आपसे 20 रुपए डिलीवरी की लूंगा, तो वो यहाँ आ जाएगा। आई बात समझ में? हेलो। और वो जो 100 रुपए है, वो किसको देने होंगे? ओरिजिनल सप्लायर। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंस हुआ है ब्लिंकिट में और पोर्टर में। सर, तो एग्जाम के लिए क्या याद रखो? कुछ याद मत रखो, जो मैं बोल रहा हूँ अभी याद रखना। क्या अगर आप गुड्स की डिलीवरी कर रहे हो या किसी भी चीज की डिलीवरी कर रहे हो और डिलीवरी देने की सर्विस दे रहे हो, ऐसे ईसीओ हो आप, तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आरसीएम नहीं है बेटा, ये इंटरमीडियरी है। आरसीएम में कौन टैक्स देता है? रेसिपिएंट। यहाँ पे पोर्टर रेसिपिएंट नहीं है। क्या है वो? इंटरमीडियरी। सप्लायर भी नहीं है। क्या है वो? आई होप यू आर गेटिंग इट। यस और नो? तो वापस एक बार, फाइनल कंक्लूजन। ओरिजिनल सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है और वो किसी के थ्रू, ईसीओ के थ्रू डिलीवरी करा रहा है, तो ओरिजिनल सप्लायर जीएसटी देगा। ओरिजिनल सप्लायर जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो ईसीओ है वो जीएसटी देगा। आई बात समझ में? यस और नो? यस और नो? अब इसमें और एक क्वेश्चन आता है। क्या सर, अगर ओरिजिनल सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, राइट, तो ईसीओ को फिर कंपलसरी नंबर लेना होगा क्या? आंसर इज यस। वैसे भी आपको लगता है इतना बड़ा जो ऐप काम कर रहा है वो 20 लाख के नीचे रहेगा, तो उसको वैसे भी नंबर लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस नो? तो अब टोटल 95 में कितनी सर्विस हो चुकी है? 6। 6 ना? हाँ, ओमनी बस पकड़ के वो, उसको आप एक साथ ले रहे हो तो फिर वो ठीक है। यस। अब बात कर रहे हैं एक छोटे और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। आपको अगर याद होगा तो हमने जीएसटी के अंदर एक बात की थी कि जीटीए के पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन होते हैं, याद है आपको? या तो वो फॉरवर्ड में चले जाए, या तो वो आरसीएम में चले जाए। अगर जीटीए आरसीएम में जाता है तो जीटीए का रेसिपिएंट टैक्स देता है जीएसटी में। आर यू देयर? कौन टैक्स देता है? किसका रेसिपिएंट? मतलब मैं जीटीए हूँ, आप रेसिपिएंट हो, मैंने आपको सर्विस दी, तो आपको टैक्स देना है अंडर आरसीएम। आई होप दिस इज क्लियर। मैं जीटीए हूँ, आप रेसिपिएंट है, तो मैंने आपको अगर सर्विस दी तो आपको टैक्स देना है अंडर आरसीएम। ये होगा एक ऑप्शन। एक ऑप्शन ये होगा कि मैं खुद टैक्स दूं अंडर फॉरवर्ड चार्ज। बराबर है? अब जब मैं खुद टैक्स दे रहा हूँ अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो मुझे दो ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन? देखिए, वेयर जीटीए हैज नॉट टेकन आईटीसी। जहां पे जीटीए आईटीसी लेता, तो जीटीए कितना रेट लगाएगा? 5%। देखो, दो सिनेरियो समझ लो आप। जीटीए के पास दो ऑप्शन है, या तो वो किस में जाए? फॉरवर्ड में। या तो किस में जाए? आरसीएम। आरसीएम की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दो। बात किसकी हो रही है? जहां पे जीटीए फॉरवर्ड। अब मैं जीटीए हूं, मैं फॉरवर्ड में जा रहा हूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मुझे अगर आईटीसी चाहिए, नहीं लेना है आईटीसी, तो मुझे रेट रहेगा फॉरवर्ड में 5%। क्लियर है? और अगर मुझे आईटीसी चाहिए तो मुझे रेट था पहले 12%, पर अब 12% का स्लैब क्या हो गया? हट गया, इसलिए अब रेट क्या हो गया? 18%। दिस इज अ फोर्स्ड अमेंडमेंट रादर। सही है ना? दिस इज नॉट टेक्निकल अमेंडमेंट, इट इज अ फोर्स्ड अमेंडमेंट। आई होप यू आर देयर। क्योंकि अब 12 का स्लैब रहा ही नहीं ना, 12% का है क्या? तो वो रेट कितना होगा बाय डिफॉल्ट? 18%। इज इट क्लियर? ये समझा पॉइंट? यस। सेम वे, सेम लॉजिक है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का। किसका लॉजिक है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में भी सेम पॉइंट होगा सर। क्या होगा? इसमें भी हमने वही बोला था, जहां पे लिमिटेड आईटीसी वहां पे रेट कितना था? 5%। मतलब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में मैं जाता हूँ। यस नो? देखिए, इफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैज टेकन ओनली द लिमिटेड आईटीसी, तो उसके लिए रेट था 5%। लेकिन सप्लायर ऑफ सर्विसेज को पूरा आईटीसी लेना है, तो उसके लिए रेट था 12%। वो अब कितना हो चुका है? 18%। क्योंकि 12% का स्लैब रहा ही नहीं। कोई इसमें सुपर रॉकेट साइंस बता रहा हूँ मैं? ये सिंपल है। यस। अर्लियर 12, अभी 18। क्यों? क्योंकि वो स्लैब चला गया। सिंपल है। इसमें इसको अमेंडमेंट भी नहीं मानता मैं तो। ये जीएसटी रिफॉर्म है। क्या है ये? जीएसटी रिफॉर्म्स आए थे ना, उसका पार्ट है। अब बात करेंगे एग्जाम्पशंस फ्रॉम जीएसटी सर। ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है आपके पास इस साल। चलिए, आर यू देयर? चलो, नोटिफिकेशन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है।
list of services exempted from CGST, parallel exemption from IGST have been granted वगैरह वगैरह. Now the amendment list of exempted services has been highlighted. क्या हुआ है देखिए. फॉलोइंग एग्जिस्टिंग अमेंडमेंट हैव बीन एग्जेम्पशन हैव बीन अमेंडेड. क्या अमेंडमेंट हुआ है देखिए. सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. अगर आप क्या कर रहे हो, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस किसको दे रहे हो. आर यू देयर. बाय रोड दे रहे हो, एक्सेप्ट जीटी और कुरियर है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. और बाय इनलैंड वाटर है तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं. बराबर है. इसका मतलब क्या, अगर जीटीए के थ्रू सर्विस दी जा रही है या कुरियर एजेंसी की सर्विसेज दी जा रही है, बराबर है कि नहीं, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा. बाकी सब क्या हो जाएगी, एग्जाम. मतलब छोटे मोटे टेम्पो वाले, छोटा हाथी, टाटा मैजिक, टाटा सुपरो वाले जो गाड़ियां है वो क्या कर दी गई है, एग्जाम. लेकिन जो बड़े ट्रांसपोर्टर है उनकी सर्विसेज को फिर जीटीए के पास ऑप्शन है, आइदर आरसीएम और आइदर फॉरवर्ड. याद है ना. फिर फॉरवर्ड में दो रेट है, 5% विदाउट आईटीसी, 18% विद फुल आईटीसी. क्लियर है. और इनलैंड वाटरवेज को बोला गया, क्या बोला गया, उसको भी एग्जाम कर दो, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज के अंदर पानी में अगर गुड्स, पानी के थ्रू अगर गुड्स जाएगी तो नदियां जो है उनका मेंटेनेंस का पैसा निकलता रहेगा, इसलिए जीएसटी क्या कर दो, माफ. ये गवर्नमेंट का लॉजिक. इज इट क्लियर. हाँ, तो ये था पुराना. अब अमेंडमेंट. नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शॉल अप्लाई टू लोकल डिलीवरी सर्विसेज provided by ECO और local delivery services provided through an e-commerce operator. सर इसका मतलब क्या बोल रहे हो आप, एक बार बताएंगे. सर बड़ा सिंपल मतलब है कि अब अगर आर यू देयर. इफ सर्विस बाय रोड, सर्विस बाय रोड जीटीए है तो टैक्सेबल है, कुरियर है तो टैक्सेबल है, छोटा ट्रक है तो, छोटा हाथी है तो एग्जाम. बराबर है? अब मेरा छोटा हाथी है, सुन लीजिए, मेरे पास छोटा हाथी नाम की एक गाड़ी है. अब अभी तक मैं एग्जाम था. अब अगर वो सर्विस, वो टाटा मैजिक गाड़ी मैं पोर्टर को दे दूं और पोर्टर आपको सर्विस दे, अब वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पोर्टर. सही है. अरे ऐसा नो, ये एग्जाम्शन में से हटाने के लिए ही तो उन्होंने उधर ऐड किया है. आप बात समझ रहे हो. अब तक क्या हो रहा था, जो छोटी गाड़ी वाले थे, टेम्पो वाले, थ्री व्हीलर वाले, एप्पे रिक्शा वाले, है ना, वो सब एग्जाम थे क्योंकि वो जीटीए थे क्या. तो उनको बोला भैया जीएसटी दे, तो बोलता सर मैं तो अदर देन जीटीए हूँ, आई एम नॉट लाइबल टू रजिस्टर. ऐसे सारे इंडिविजुअल अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किसने किया, पोर्टर ने किया. तो उसको ही गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्सेबल. अब जैसे ही उसको टैक्सेबल किया, उसने अपने आप को इस एग्जाम्शन में क्लेम करने की कोशिश की कि सर द सप्लायर इज नॉट अ जीटीए एंड वी हैव ऑलरेडी गिवन हिम एग्जाम्शन. तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, वो एग्जाम्शन को हटा देते हैं. आर यू देयर. यस और नो. समझ में आ रहा है पॉइंट. यस. अब न्यू एग्जाम्शन. देखिए न्यू एग्जाम्शन में ऐसा हुआ, ये 22/9/25 को याद रखना, जहां पे भी ये डेट दिखे इसको आप सीधे जीएसटी 2.0 बोलना मन में, यानी कि जीएसटी रिफॉर्म्स. ये मैंने जब सिलेबस पढ़ा रहा था तब भी बताया था आपको, याद है ना. एक दिन अचानक मैंने काफी डिस्कशन किया था कि भाई रेट चेंज हो गए, रेट चेंज हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, याद है ना. तो वो सब है. इंश्योरेंस सेक्टर में लैंडमार्क गवर्नमेंट ने एग्जाम्शन इंट्रोड्यूस किया कि लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर से पूरा क्या पूरा जीएसटी हटा दिया, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर से भी पूरा के पूरा जीएसटी हटा दिया. तो जो प्रीमियम पहले आपको 20,000 प्लस 18% 23,600 रुपये में जाता था, वो आज आपको डायरेक्ट 23,600 में जाएगा, मतलब सॉरी 20,000 में जाएगा. ओके. हाँ. ओके. 20,000 में जाएगा. पहले 23,600 में जाता था, अभी 20,000 में जाना चाहिए. आप समझा. हाँ. ठीक है. पहले 23,600 में जा रहा था ना, विद जीएसटी. अब जीएसटी है क्या, तो कितने में जाना चाहिए और कितने में जाएगा. हाँ, सही है ना. 20,000 प्लस 18% था, अब 18% हट गया, तो अब कितने में जाएगा, मात्र 20,000. चलो. तो सर्विसेज बाय लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरर टू द इंश्योर्ड वेयर द इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप. अब ग्रुप का मतलब क्या और इंडिविजुअल का मतलब क्या है, देखिए ग्रुप इंश्योरेंस और इंडिविजुअल इंश्योरेंस में क्या फर्क है. दिस एग्जाम्शन इज, क्लैरिफिकेशन किया, दिस एग्जाम्शन shall apply
to contract of insurance where the insured is an individual or an individual and family of the said individual. For the purpose of A, it is clarified that family shall include all individuals insured as per the family in the contract of insurance. तो यहाँ पे इशू ये आया क्या ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब क्या और इंडिविजुअल इंश्योरेंस का मतलब क्या। तो बात समझ लीजिए, ग्रुप का मतलब होता है ऐसे लोग जो फैमिली मेंबर्स नहीं है पर उनका इंश्योरेंस एक साथ लिया जा रहा है। जैसे कि कंपनी का की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो कंपनी के सारे डायरेक्टर्स के लिए ग्रुप में ली जाती है, बट क्या वो एक फैमिली है? नहीं। ऐसा इंश्योरेंस टैक्सेबल रहेगा। लेकिन अगर वही डायरेक्टर कंपनी का अपने घर जाके उसकी वाइफ और बच्चों के साथ इंश्योरेंस निकाले एक साथ, तो उसे कहा जाएगा फैमिली इंश्योरेंस, जो जीएसटी में क्या होगा, एग्जाम। तो ग्रुप का मतलब फिर आप इसलिए क्लैरिफाई किया गया कि ग्रुप का मतलब फैमिली को ग्रुप मत मानो। सही है। ग्रुप मतलब वो लोग जिनका इंश्योरेंस एक साथ लिया जा रहा है पर वो फैमिली मेंबर नहीं है। तो उसको क्यों टैक्सेबल रखा? क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस जो है या इस टाइप का जो इंश्योरेंस है वो कंपनी निकालती है अपने लोगों के लिए, और कंपनी के पास बहुत पैसा है इसलिए उसको एग्जम्पशन देने की जरूरत नहीं। हरिदयर, यस, समझ रहे हैं क्या? आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी अपने को। हाँ जी। एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट। ग्रुप। पर एक काम करो, विंडो बंद कर दोगे दोनों? एसी चालू है ना? प्लीज। बोलो बोलो। कौन सा वाला? वाटर वाला? सिंपल है। अभी बाय रोड अदर देन जीटीए है तो टैक्सेबल की एग्जम्प्ट है? बताओ। एग्जम्प्ट है। बाय रोड जीटीए रहेगा तो टैक्सेबल, आरसीएम या फॉरवर्ड, बराबर। या फिर अगर जीटीए है और सामने वाला भी अनरजिस्टर्ड है तो एग्जम्प्ट है, जो हमने पढ़ा था। लेकिन जीटीए छोड़ के अगर कोई छोटा गाड़ी वाला है, टाटा मैजिक, एप्पे, ऐसी गाड़ी वाला, तो वो एग्जम्प्ट था। पर अब रूल क्या बोल रहा है कि वो छोटी गाड़ी जो है वो पोर्टर को अटैच हो गया है, पोर्टर के साथ अटैच हो गया, और अब सर्विस दे रहा है। कौन दे रहा है? पोर्टर। वो पोर्टर को दे रहा है, पोर्टर सबको दे रहा है, ऐसा ना? उस केस में वो ये पूरी सर्विस टैक्सेबल हो जाएगी किसके हैंड्स में? पोर्टर। ये बस इतना याद रखना। अब बड़ा आदमी आ गया ना उधर, इसलिए। इंश्योरेंस का वाला पॉइंट समझाए क्या वापस? इंडिविजुअल क्या रहेगा? एग्जाम। फैमिली भी क्या रहेगा? एग्जाम। ग्रुप क्या रहेगा? क्या फैमिली को भी ग्रुप बोला जाएगा? नो, याद रख। तो आपको एक जानबूझ के एग्जाम में देंगे, अ ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, मदर फादर एंड चिल्ड्रंस। तो बच्चा केला बरोबर आहे ना, चार लोकांचं काय आहे? ग्रुप। सिंपल। यस, यस ना? अब आगे बढ़ते हैं सर। हेल्थ इंश्योरेंस, ऊपर का पॉइंट देखा था किसका दोस्तों? लाइफ इंश्योरेंस। अब किसकी बात कर रहे हैं? पूरा कॉपी एज इट इज। ग्रुप को दिया तो टैक्सेबल, अदर देन ग्रुप दिया तो एग्जिम। मतलब मैंने मेरे अकेले का मेडिक्लेम या मतलब हेल्थ इंश्योरेंस निकाला तो भी क्या रहेगा? एग्जिम। मेरे फैमिली का निकाला तो भी, ऑफिस का निकाला तो, क्योंकि ऑफिस का क्या हो गया? शाबाश, आई एम स्टिल प्राउड ऑफ यू। चलिए आगे बढ़े। अभी री इंश्योरेंस का हमने एक पॉइंट देखा था कि री इंश्योरेंस जो होता है लाइफ इंश्योरेंस का, ऐसा ना? बेसिकली री इंश्योरेंस में याद रखना, जिस चीज का बेसिक प्रीमियम मतलब बेसिक एग्जाम है, बेसिक इंश्योरेंस एग्जाम है, उसका री इंश्योरेंस भी एग्जाम, बस इतना याद रखना। तो जिसका प्रिंसिपल इंश्योरेंस या फर्स्ट इंश्योरेंस एग्जाम है उसका री इंश्योरेंस भी एग्जाम होगा, ये लॉजिक है। तो इसमें नया कुछ याद रखना नहीं, मैंने बोला ऐसे याद रख। बोलो एनीथिंग एल्स? हेलो। चलिए। जीटीए का जो मतलब था पहले वो ये था दोस्तों, और जीटीए इज ए पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू गुड्स बाय रोड एंड इश्यूज अ कंसाइनमेंट नोट। इज इट क्लियर? अब उसके अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट है, ऐसा नो, बट डज नॉट इंक्लूड से पढ़िए। कहां से पढ़िए? मतलब सही है, यहां तक तो वही चीज को रिपीट किया है, लेकिन अगर कोई ईसीओ यानी कि पोर्टर टू होम और द पोर्टर हु इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय लोकल डिलीवरी, या ऐसा कोई आदमी जो सर्विस दे रहा है पोर्टर के थ्रू, ये दोनों को इस डेफिनेशन से अलग कर दिया गया है। इसका मतलब कि अगर कोई आदमी, सिंपल भाषा में बोल रहा हूं समझ लीजिए वापस, कि अगर कोई आदमी छोटा एप्पे रिक्शा या टाटा मैजिक जैसी गाड़ी जो नुक्कड़ पे मिलती है आपको, वो गाड़ी लेके लोगों को डायरेक्ट सर्विस दे रहा है, वो आज भी एग्जम्प्ट है।
लेकिन अगर वही गाड़ी वाला पोर्टर से अटैच हो गया तो अब वो एग्जाम्पशन उसका चला गया है और पोर्टर का भी चला गया है। ठीक है। अब वो एप्पे रिक्शा वाला या छोटा हाथी वाला अगर खुद 20 लाख के ऊपर है तो उसको जीएसटी देना है, और अगर खुद 20 लाख के नीचे है तो पोर्टर जीएसटी देगा। क्लियर है? हैप्पी हैप्पी। सिंपल सिंपल याद रखो, ज्यादा लोड नहीं। क्लियर है? तो जीटीए की डेफिनेशन ही अमेंड हो गई, अमेंडमेंट होके क्या बोली, पूरी वही डेफिनेशन, तो अमेंडमेंट नहीं हुई, सिर्फ एक लाइन नीचे की ऐड की। ऊपर का तो वैसे ही है ना। GTA is a person who provides a service, yes or no, in relation to the transportation of goods by road and issues a consignment. However, it does not include. तो एक्चुअली डेफिनेशन अमेंड नहीं हुआ है, डेफिनेशन ऐड हुआ है। तो उन्होंने पूरा नौटंकी किया स्ट्राइक करके, नाही हे काहीच कामाचं नाही आता असं, आणि तेच खाली लिहिलं परत। बरोबर है ना? यस। यस ना? यस। तो अब क्या जीटीए की डेफिनेशन में इंडिविजुअल ट्रक वाला आएगा? यस सर आएगा, लेकिन अगर वो पोल्टर को अटैच है तो नहीं आएगा। क्लियर है? यस। चलो, अब देखो ये ग्रुप का मतलब दिया है, ये एग्जाम में याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एग्जाम्पल याद रखना, सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन जहाँ पे हो, याद है ना आपको, या फिर जहाँ पे रिलेशन हो मास्टर रिलेशनशिप वाली, किसकी हो, मास्टर रिलेशनशिप वाली। जस्ट अ मिनट, हाँ एक मिनट। डिपार्टमेंट। ओके, आर यू देयर? यस, आर यू देयर? चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रुप का मतलब क्या है, जहां पर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, यानी कि एम्प्लॉय का इंश्योरेंस निकाल लिया मैंने। दूसरा, जहां पे
ऐसी रिलेशनशिप है मास्टर या ग्रुप, जैसे कि एक बैंक है वो अपने मेंबर्स का इंश्योरेंस निकाल रहा है, कोऑपरेटिव बैंक हो, यस, वो अपने मेंबर्स का इंश्योरेंस निकाल रहा है, इज इट क्लियर? तो ये भी कौन सी कैटेगरी में जाएगा? ग्रुप। उसको एग्जाम्पशन है क्या? नहीं। क्लियर है? फिर भले ही वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, डजेंट मैटर। अब बात करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर की। मेरे हिसाब से ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन है। बिफोर वी मूव अहेड, आई वांट यू गाइस टू रीड एंड टेल मी। ये भी पढ़ सकते हैं डायरेक्ट चाहे तो, नहीं समझा तो फिर ऊपर से पढ़ो। देखिए बिल्कुल सिंपल है। ये पॉइंट मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में कई सालों से बताता था कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, बट लॉ उसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। अभी ये क्लैरिफिकेशन क्या बोल रहा है, देखो कि मैंने आपको 100 रुपए की चीज बेची है, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, बराबर। इसने इसको 100 रुपीज का गुड सेल किया, प्लस उस पर 18% जीएसटी लगा दिया, टोटल कितना हो गया भाई? 118। इसने इसको पेमेंट कर दिया 118 का, बात खत्म। इज इट क्लियर? अब बाद में क्या हो रहा है? बाद में ये इसको बोल रहा है कि तू बड़ा एफिशिएंट आदमी निकला, ऐसा वैसा ये वो, मैं तुझे डिस्काउंट देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझे क्या दे रहा हूँ, एक क्रेडिट नोट, बराबर है ना? क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा? ये क्यों इशू करेगा? क्योंकि इसने माल बेचा तो सामने वाले को क्या किया था? डेबिट। पैसा लेना है तो डेबिट किया ना। अब पैसा नहीं लेना है तो क्या करूंगा? क्रेडिट। इसलिए नोट क्या इशू करेंगे? क्रेडिट। याद है ना आपको? जो करना है उसके लेजर में वो नोट का नाम, उसके लेजर को क्या करना है अभी? तो नोट कौन सी रहेगी? क्रेडिट। कौन इशू करेगा? सप्लायर। तो सप्लायर क्या बोल रहा है? इतना पैसा कम दे। सिंपल है। अब इतना पैसा कम दे ऐसा सप्लायर बोल रहा है, लेकिन सर पैसा तो पूरा दे दिया। अगली बार लेना देना तो चलता रहेगा ना, तो लेजर में इफेक्ट आ जाएगा कि इतना पैसा मुझे कम देना है। सिंपल है। अब जो इतना पैसा कम देना है, ये बात सामने आई, कितना पैसा कम देना है? 10 रुपया। तो क्वेश्चन आता है, ये 10 रुपये पे जीएसटी आएगा क्या? जो 10 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसको अपन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट बोलते हैं, याद है ना आपको? इस पे जीएसटी आएगा क्या? ये क्वेश्चन है। आर यू देयर? यस और नो? और अगर आएगा तो इसका आईटीसी का क्या? राइट। तो इसके बारे में क्लियरली बोल दिया गया। हमने ऑलरेडी जीएसटी के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा था, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इज रिड्यूस फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ देर इज एन एग्रीमेंट। याद है आपको? उनके बीच में क्या है? इट इज लिंक टू द इनवॉइस। और तीसरी कंडीशन थी कि कस्टमर ने क्या रिवर्स करना चाहिए, वो कंडीशन अब हटा दी गई है। इज इट क्लियर? सामने वाला कुछ भी करे, ऐसा ना हो, अगर तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे तुम कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देना है, तो ये 10 रुपए के ऊपर वापस सप्लायर जो है, इज इट क्लियर? आर यू देयर? ना उसको कोई इफेक्ट आएगा ना उसको कुछ आएगा, मतलब इट इज ऑलरेडी रिड्यूस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसका सिंपल मतलब क्या है? कि जो भी पर्सन जिसको डिस्काउंट मिल रहा है, जिसको क्या हो रहा है? उसका फायदा हो रहा है। यस। तो तब जब उसने माल खरीदा था, परचेज किया था, किसने? रेसिपिएंट ने। तब उसने पूरा आईटीसी लिया था। अब वो उतना पैसा कम दे रहा है, तो उसने करस्पॉन्डिंग आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। नहीं किया तो भी चलेगा। इज इट क्लियर?
अब इस केस में ये वाला एक पॉइंट पढ़िए और आपको क्लैरिटी आएगा। इशू पढ़िए पहले, फिर मैं दोनों तीनों इशू आपको वापस समझाऊंगा। ये वाला इशू भी पढ़िए एक बार। अब यहां से पढ़ लेंगे। सर तो क्या करना है, सिंपल बात है। देखिए, ये सिनेरियोज जो है ये रियल लाइफ में बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। क्या मैं आपको 100 रुपए की चीज 90 में दे रहा हूँ? 100 रुपए की चीज है, कितने में दे रहा हूँ? 90 में। तो मैं आपको 90 रुपए क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आप आगे इसको महंगे बेच पाओ, ताकि मेरा ही सेल हो ना। तो मुझे जीएसटी 100 पे आएगा कि 90 पे आएगा? तो आंसर इज 90 पे आएगा। इज इट क्लियर? बस इतना याद रखना है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को डाउट था कि जो डिस्काउंट दे रहे हो वो सही है कि गलत है। तो ये डिस्काउंट रिकॉर्डेड है। यस। और अगर पोस्ट सप्लाई भी है तो अग्रीड है। यस और नो? बाय होम? मैन्युफैक्चरर। इज इट क्लियर? बिकॉज देर इज ऑलरेडी एन एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? तो 90 का दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? ताकि तुम आगे प्रॉफिट कमाओ। अब मैं तुमको ये मोबाइल मार्केट रेट पे बेचूं तो आप क्या कमाओगे? इज इट क्लियर? सर तो फिर मैं क्या कमा रहा हूँ? तो मैं फिलहाल गुड्स का प्रमोशन करने के लिए आपको सस्ता बेच रहा हूँ। इज इट क्लियर? इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि मेरे हिसाब से अमेंडमेंट नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन है। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट इतना जो है, आई डोंट थिंक सो क्या इसके अंदर कुछ बहुत इंस्टीट्यूट पूछ पाएगा। ये जनरली पॉइंट है। मतलब इसको बच्चा कॉमन सेंस से भी सॉल्व करे तो उसका आंसर भी देने वाला है। थर्ड पॉइंट देखिए, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। पोस्ट सेल डिस्काउंट एक्सटेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द डीलर। कौन दे रहा है? मैन्युफैक्चरर। किसको दे रहा है? कैन बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन इन lieu ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म टू प्रमोट द सेल ऑफ द गुड्स। देखिए, post sale discounts offered by manufacturers to dealers in such cases shall not be treated as consideration for a separate transaction of supply of service। सर मतलब क्या? देखिए, मैन्युफैक्चरर जो है वो डीलर को डिस्काउंट दे रहा है। इज क्लियर? और बदले में बोल रहा है कि तुम्हारे शोरूम में मेरे बैनर लगाओ, स्टैंडीज लगाओ, फ्लेक्स लगाओ। समझ में आ रहा है आपको? तो कुछ लोगों ने सवाल पूछा, तो फिर जो शोरूम वाले हैं वो ब्रांडिंग सर्विस दे रहे हैं ऐसा समझ के उस पर जीएसटी लगाया जाए क्या? आपको समझ रहा है? नहीं। मतलब मैं आपको, ये मोबाइल 1 लाख का है।
डांस वाला वंस मोर नहीं बोला उसने, एक्सप्लेनेशन वाला बोला है भाई। अच्छा, वन मोर टाइम प्लीज। सर कैन यू प्लीज रिपीट, ओके ऐसा वाला है वो तो। ये 1 लाख वाला मोबाइल है, मैं तुझे 90,000 में दे रहा हूँ। क्यों? 10,000 का प्रमोशन करना। किसका? ये मोबाइल का। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि तुझे 10,000 पे जीएसटी लगना चाहिए क्या? क्यों? क्योंकि तू कौन सी सर्विस दे रहा है। समझा क्वेश्चन? देखो कैसे लोग हैं दुनिया में। सही है ना? अब इसका जवाब देखिए। देयरफॉर इट इज क्लैरिफाइड दैट पोस्ट सेल डिस्काउंट्स ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर इन सच केसेस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ कंसिडरेशन फॉर सेपरेट ट्रांजैक्शन। मतलब क्या? उस पे जीएसटी नहीं आएगा। ऐसे भी उस पे जीएसटी आ नहीं रहा था, पर आपको पता है क्या, लोगों को डाउट आते हैं तो वो सवाल पूछते हैं, फिर इंस्टीट्यूट उसको क्या करता है? क्लैरिफाई। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मतलब ये नहीं पढ़ने का ही, ऐसा बोल रहे हो क्या? तो देखो, याद रखना है। इज इट क्लियर? हेलो? ये समझ रहे हैं क्या आपको? समझ रहे हैं क्या? तो सर, डिस्काउंट के केस में क्या याद रखना है? बोलो। पहला पॉइंट। रिवर्सल ऑफ आईटीसी की कंडीशन पोस्ट सेल में से हटा दी गई है। याद है ना आपको? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। हेलो? वापस बता देता हूं कि मैंने आपको कोई चीज 100 रुपए की बेची, कितने की बेची? बाद में से 10 रुपए डिस्काउंट दिया। समझ में आ रहा है? पहले आपको 100 रुपए की चीज बेची, बाद में से 10 रुपए डिस्काउंट दिया। यस। तो वो जो 10 रुपए डिस्काउंट दिया है मैंने, यस, इसको डिस्काउंट को क्या कहा जाता है? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। इज इट क्लियर? उसके कंटेस्ट में क्या बोल रहे हैं, देखो। द रेसिपिएंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट attributable टू डिस्काउंट। यानी कि जो आप रेसिपिएंट हो, जितना एट्रीब्यूट करता है इस अमाउंट को आईटीसी, वो आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल नोट इशूड बाय द सप्लायर, एज देयर इज नो रिडक्शन इन द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड अकॉर्डिंगली द करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी विल नॉट गेट रिड्यूस। इसका दूसरा मतलब क्या? कि आपको जो पहले आपने आईटीसी लिया था, ऐसा ना, वो बिल्कुल रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो आईटीसी लिया वो ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, और क्योंकि आप आईटीसी रिवर्स नहीं करेंगे, मेरी भी लायबिलिटी कम होने वाली नहीं है। आगे बात समझ में? इन शॉर्ट, मैं पहले 100 रुपए पे जीएसटी भर चुका हूं, इसलिए अब अगर मैं ये बोलूं कि सर मैं 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मेरी लायबिलिटी कम करो, वो भी होने वाला। और तुम बोलो, तुमको आके बोलेगा कोई कि 100 रुपए पे तुमने जीएसटी लिया है, अब तुमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो तुम पैसा कम दे रहे हो, तो तुम्हें आईटीसी क्या करो? रिवर्स, वो भी करना नहीं। यानी कि क्या करना है फिर? कुछ नहीं करना है। इज क्लियर? यस ना? आर यू देयर? यस। तो सर फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? कि हमें पढ़ना जरूरी है। ऑब्वियस। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समझना जरूरी है भाई। कैसा है, शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ेंगे, फिर जो इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज है वही लैंग्वेज में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको फैमिलियर होना चाहिए इससे कि भी स्टैट अपडेट ओरिजिनल क्या है। तो अब इसका मैं आपको पिक्चर विक्चर बना के कुछ दे दूँ तो आपको बढ़िया सा लगेगा, लेकिन फिर है क्या इशू, ये लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन क्या है, वो इसी लैंग्वेज में आने वाला है। आई होप यू आर देयर। सर इसमें से अगर हमको पढ़ना है घर पे तो देयर फॉर याद रखना, जो द देयर फॉर शुरू होता है उतने पैरा किए तो भी चलेगा। एग्जाम के पहले ये कर लेना सब। मैंने शेयर किया है ग्रुप पे शायद, स्टैट अपडेट डाला है ना? पहले डाला था, वापस डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। बहुत पहले डाला था, अभी डाल देता हूँ वापस। ठीक है? तो जो देयर फॉर दस जो मेन पैराज है उतने भी रिवाइज किए तो सफिशियंट है, जब आप एक्चुअल देख रहे हो तो। बाकी नहीं तो मैंने भेजा वो भी किया तो चलेगा, आपको डाल दूंगा मैं। मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर वाला पॉइंट हमने देख लिया, क्लियर क्लियर सर। कि जो भी डिस्काउंट रेट में देंगे हम, प्रमोशन के लिए आपको दे रहे हैं, तो उस पे भी आपको क्या करना है बोलो? जो भी सस्ता दे रहा हूं मैं आपको, बराबर है, तो जो एक्चुअल प्राइस है उसी पे जीएसटी आएगा, पूरे वैल्यू पे जीएसटी नहीं है। और प्रमोशन ऑफ गुड्स वाला भी पॉइंट हमने देख लिया। क्या पॉइंट है वो भी सर बिल्कुल क्लियर है, कि अगर मैं कोई गुड्स आपको प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा ना, सस्ते में दे रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ मतलब, और आपसे बदले में ब्रांडिंग सर्विस ले रहा हूँ, तो उस पे भी आपको जीएसटी नहीं आया है। तीनों सिचुएशन क्लियर है? अब बात करेंगे टीडीएस टीसीएस की, छोटा सा नन्ना सा चैप्टर था, याद है क्या आपको? याद है? क्या था इसमें बोलो तो?
टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? सप्लायर की रेसिपिएंट। और टीसीएस कौन कलेक्ट करता है? शाबाश, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्ट में, अभी वो जीएसटी में ईसीओ पे डाली जिम्मेदारी, वो बात अलग है। कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। नाउ हु इज टेक्निकली कलेक्ट टैक्स, हु इज अ सप्लायर, बट इन जीएसटी इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू ईसीओ। इनकम टैक्स में आज भी कौन कर रहा है? सप्लायर। किस पे पता है आपको? इनकम टैक्स में है ना आपको? बोलो फिर। नहीं, क्यों? हाँ, लीज, लीज, लीजिंग सर्विस। हाँ। और स्क्रैप, Some car लिकर, manufacturers. यस, तेंदुलूज, बीड़ी रैपर, बीड़ी लूज, नहीं नहीं है, बोल रहा हूँ मैं। तेंदुलूज मतलब ये सब इत्यादि। ठीक है। तो वो जिम्मेदारी किस पे है? सप्लायर पे। लेकिन जीएसटी के अंदर होशियारी मारी, बिकॉज अपना लॉ उसके प्रिंसिपल पे बेस है। ऑल इंडिया होशियारी संघटना, सोपं चालत नाही, अवघड येत नाही, ये एसोसिएशन का नाम है अपने, उसी के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे, अमेंडमेंट्स इन द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विस ऑन विच टैक्स ऑन विच इज पेड बाय ईसीओ इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। अब क्या बोल रहे हैं देखो, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल वगैरह वगैरह। क्या बोल रहा है देखो, ये सर्विस हमने ऐड कर ली, ये सर्विस मतलब कौन अभी? पोर्टर, पोर्टर वाली एग्जांपल। अब आगे, द टैक्स ऑन सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनीबस प्रोवाइडेड ईसी इज नॉट पेबल वगैरह वगैरह वगैरह। तो सर हम कहना क्या चाहते हैं? तो भैया आज हम ये बोल रहे हैं कि जो जो लोग ईसीओ के अंदर है, उनमें से हमने सबको टीसीएस के अंदर लाया नहीं है। याद है ना आपको? यस है नो? तो सर इस चैप्टर में या इस वाले पॉइंट में इसका लाने का रेलेवेंस क्या है? इसमें सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर में जाके, क्योंकि ईसीओ की डेफिनेशन अमेंड हो चुकी है, इसको अगर हम सर्विस को ईसीओ के कक्षा में लाएंगे, यस, तो उस केस में हम पोर्टर से अटैच जितने भी लोग हैं, यस, उनको भी टीसीएस की कक्षा में ला सकते हैं। तो आज की डेट में ये अमेंडमेंट का कोई रेलेवेंस नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, इसको छोड़ दो। सबसे बड़ा अमेंडमेंट मेरे हिसाब से जो एग्जाम के लिए आया दोस्तों, एमसीक्यू के लिए मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में हाई चांस है, एकदम सिंपल है पर हाई चांस है, वो है GSTR 9। व्हाट इज GSTR 9? बोलो जल्दी। एनुअल रिटर्न। याद है क्या? क्या बोल रहा है देखो अभी, सेक्शन 44 बोलता है दैट द कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ पर्सन। तो कौन से पर्सन है सर? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर, दोस्तों स्टैटिक क्वेश्चन है। स्टैटिक समझते क्या? मतलब जिसमें नंबर से, फिगर से, हेलो, 2 करोड़ का लिमिट सेट कर दिया गया है। देखिए, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द FY 24-25 onwards has exempted the registered person whose ATO in any financial year is up to 2 crore from filing annual return of the said financial year। मतलब क्या सर? 24-25 के बाद अगर आपका टर्नओवर कितना है? हेलो, लास्ट चैप्टर, आप चैप्टर देख रहे हैं क्या? लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 15, रिटर्न्स। यस। तो 2 करोड़ तक के क्या मिल चुका है अभी आपको? एग्जेम्पशन। मतलब अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, कब से बाद में? 24-25 के बाद कितना टर्नओवर है, तो GSTR 9 फाइल नहीं किया तो भी, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, क्योंकि इससे लोगों का कंप्लायंस कम होगा, और क्योंकि ये स्टैटिक क्वेश्चन है, एमसीक्यू में हाई चांस। आर यू देयर? आर यू देयर? यस नो? इसका एक छोटा सा,
ये छोटा सा चार्ट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें हमने बिल्कुल समराइज किया है। पर मैं आपसे डिटेल डिस्कशन करना चाहता था, क्योंकि अमेंडमेंट ज़्यादा नहीं है। 14 पन्नों की तो अमेंडमेंट है। इज क्लियर? तो हमने डिटेल डिस्कशन की है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नाउ व्हाट आई वांट टू नो इज, व्हाट एवर डाउट्स यू आर हैविंग यू कैन डिस्कस विथ मी। पहले छोटे छोटे जो डाउट्स है, मतलब जिनके कम डाउट्स है, वहां से शुरू करते हैं। फिर हाँ जी, फटाफट करेंगे। चैप्टर वाइज जाएंगे, और जो चैप्टर का डिस्कशन चल रहा है उसके रिलेटेड सब ले लो एक साथ। इज इट क्लियर? ऑनलाइन अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, डाउट जो भी रहेगा मैं बताऊंगा। इफ यू वांट यू कैन स्टे, अमेंडमेंट्स हमारे हो चुके हैं। ठीक है, बाद में मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ। ठीक है, एकदम सिंपल मैं बताता हूँ आपको, देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। मैं समझ गया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था मैं आपको। क्या याद रखना एग्जाम के लिए, अभी ज्यादा अपने को ये नहीं करना, ओवर एनालिसिस नहीं करना। ट्रेडिंग ऑफ वाउचर ऑलवेज एग्जाम्प्ट। और जोर से बोलो। ट्रेडिंग ऑफ वाउचर, वेदर। ठीक है, सप्लाई चैप्टर की बात हो रही दोस्तों, ठीक है। हाँ जी। मतलब क्या, ये वाउचर है, इसकी वैल्यू 1000 रुपया है, कितनी है? मैंने देखो 1000 में दिया, तेरे से 1000 लिया, इस पे जीएसटी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वाउचर बेचा, वाउचर इक्वल्स टू मनी। मनी इज नॉट अ गुड्स। क्लियर है? अगला, ये वाउचर की कीमत है 1000, पर मेरे पास 900 में आया है। मैंने 900 में, ये वाउचर है मेरे पास, मैं तेरे को 1000 में दे रहा हूँ। मैंने कितना कमाया? फिर भी जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि मनी है ना स्टिल। हाँ, बट किसका कमाया, क्या बेच के कमाया? वाउचर इज इक्वल टू। क्लियर है? तो ट्रेडिंग ऑलवेज विथ प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट। ये याद रखो, वो उसमें मत जाओ अभी, क्योंकि क्या, तुमको नहीं समझा इसलिए बोल रहा हूँ। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखो। ठीक है, ट्रेडिंग ऑलवेज विथ प्रॉफिट और। क्लियर है? अब बात करते हैं ऑल इंडिया होशियारी। क्या, मेरे वाउचर बिक नहीं रहे, कोई ले नहीं रहा है, क्योंकि मेरे को कोई पहचानता नहीं। तो बिके इसलिए मैंने थर्ड पार्टी को बुलाया। ठीक है, थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया। तू एक थर्ड पार्टी मार्केटिंग वाला आदमी है, तेरे को बोला कि देखो ये 1000 रुपए की वैल्यू के वाउचर है, ये बेच के आओ मार्केट में। ठीक है, तूने बोला मेरा क्या फायदा? मैंने बोला एक वाउचर आप बेचोगे, आपको 10 रुपया कमीशन दूंगा। तो आपको जो कमीशन मिला, ये क्या मनी है? नहीं, ये सर्विस है कि नहीं? तो ये आपको टैक्सेबल है। क्लियर है? अब अगला केस, हाँ बोलिए। हाँ, आता हूँ ना, मैं उस पर आता हूँ। मैं एक 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 ले रहा हूँ चार्ट, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, यहाँ तक समझा आपको? अब अगला ले लीजिए सिनेरियो, वाउचर में आप वाउचर के बेनिफिशियरी हो। फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का एक वाउचर आप जीत गए। तो फ्लिपकार्ट ने आपको 1000 रुपये का वाउचर दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहला क्वेश्चन आता है, तेरे को फ्री में मिला है, बराबर, तो तेरे को जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं बेनिफिशियरी को? आंसर इज नो। तेरा बिजनेस है क्या वेबसाइट पे जाके वाउचर जीतना? तो एफओबी में नहीं है ना, इसलिए तेरे को जीएसटी। तो बेनिफिशियरी को कभी भी जीएसटी लगने वाला। अब बेनिफिशियरी फ्लिपकार्ट पे आके रिडीम कर रहा है, बराबर, रिडम्शन पे जीएसटी आएगा किसको? फ्लिपकार्ट। ये उस वैल्यू पे जीएसटी आएगा। वो कूपन जब तू रिडीम करेगा तब एक्चुअली सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, इट इज टैक्सेबल। इतना याद रख, मैंने बोला बस। देखो ये समझा ना, बस इतना याद रख। और बाकी कुछ याद मत रख। ठीक है। हाँ जी, सप्लाई चैप्टर में किसी को कुछ डाउट है क्या? एक एक चैप्टर फिनिश करते हैं। चलिए आगे, चार्ज। ठीक है, आपको जो डाउट है वो बोलो, अब छोड़ो। ठीक है, आपको कुछ डाउट होगे जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल है, तो फिर वो हम ले लेंगे। जो आपको अकेले में पूछना हो ऐसा कुछ होगे तो वो भी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैं माइक बंद कर दूंगा बाद में फिर। मतलब होता है ना ऐसा भी, नहीं मेरा अलग से मैं नहीं पूछ सकता, टू मच स्पेसिफिक हो तो। हाँ जी, कुछ है आपका? कुछ भी नहीं? ठीक है, आपके, ठीक है, जो लोगों के, जो बच्चों के कुछ डाउट्स है जो स्पेसिफिक है, आप लोग मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसको टाइम टू टाइम जवाब देते रहूंगा। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक साथ 5 6 मत भेज दीजिए। समझ रहे हैं क्या आपको? समझा क्या बोलो? आया तो भेज दो। तुम एक्यूमुलेट करके एक साथ 20 25 इमेज भेजोगे,
तो क्या होता है, कुछ बच्चों का फोटो और नीचे का क्वेश्चन मिसमैच हो जाता है। तो जो फोटो और क्वेश्चन है वो अलग अलग हो जाते हैं। समझा क्या? तो जैसे आपको एक एक करके भेजो तो वो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कुछ ज्यादा टाइम टू टाइम बोलो। अब मेरे कुछ जो टिप्स है जो मैं देना चाहता था आपको एग्जाम के लिए, वो बता दूं मैं। सबसे पहली बात, फुल कॉन्फिडेंस में एग्जाम को जाने का। कभी भी कोई भी बच्ची की इस दुनिया में 100% पढ़ाई कभी नहीं हुई है। जो उनकी हुई है वो झूठ बोल रहे हैं। कभी भी होने वाली नहीं है। वो एक मिथ है कि मेरा सब हो गया है। कभी होता। अपने को क्या करना है कि मैंने जो पढ़ा है वो एकदम भारी पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा है, मैं भारी हूँ और मैं पास होने वाला हूँ। ये खुद को बोलना है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भाई रिजल्ट तो पिछले बार बहुत कम लगा था। कितना लगा था? 8%। अच्छा, कितने लोग एग्जाम को बैठे थे भाई? उसमें से 8% ना, मुझे तो अकेले को ही पास होना है। तो 1% भी लगा तो मैं उसमें हूँ। क्लियर है? तो जो नेगेटिव थॉट वाले लोग, या तो वो आपसे दूर चले जाएंगे या नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आए हुए दूर चली जाएगी। तो वो सोचना नहीं। दूसरा काम क्या करना है सर जीएसटी के अंदर, हाउ टू मूव अहेड, हाउ टू प्रोसीड। देखिए, रीड लेस रिवाइज मोर। बहुत ज्यादा आप मत पढ़िए, आप आपके पास टाइम नहीं ज्यादा। जो आपने पढ़ा है वो आप लिख पा रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली, इस पे फोकस कीजिए। इसलिए उसको उसी उसी चीज को बार बार रिवाइज कीजिए। पूरी नोटबुक भी आपने ठीक से की ना तो भी आप 40+ है जीएसटी में, मिनिमम बोल रहा हूँ। मिनिमम। बाद में तो आप 50 तक भी पहुंच जाओ, लेकिन मैं मिनिमम की बात बोल रहा हूँ। क्लियर है? नोटबुक ठीक से कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर रखिए। एग्जाम को जाने के बाद में क्वेश्चन पढ़ने की घाई मत कीजिए। ठीक है? पढ़ने का स्पीड बिल्कुल वही रखिए जो नॉमिनल अपना होता है, जस्ट टू गिव यू ए ग्लिम्स। देखो बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद होगा। बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि नहीं, याद नहीं मुझे। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन ऑलवेज टैक्सेबल, याद है ना आपको? याद है कि नहीं? यस। अभी क्या होता है, बच्चा ये पता है, जैसे वो देखता है इंपोर्टेशन का क्वेश्चन तो माइंड में पूरा रिवाइज कर लेता है, वहीं पे आधा वो जंग जीत चुका है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन ऑलवेज टैक्सेबल, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड प्लस एफओबी टैक्सेबल, इन अदर केस एग्जाम। वही क्वेश्चन है, यस, 5 मार्क पक्के। अब पढ़ता हूँ। अब पढ़ते पढ़ते क्या करते हो, प्रगति रिसीव लीगल सर्विस फ्रॉम अवर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड पेड 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट बराबर है कि नहीं? अब ये 1000 पाउंड को अगर उसने नॉट पेड पढ़ लिया, या नॉट पेड है और पेड पढ़ लिया, तो आगे गलती करने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? ये सिली मिस्टेक करके बच्चे आते हैं, जो मुझे बहुत बुरा लगता है मुझे। मतलब पढ़ाया ठीक, पढ़ा ठीक, समझा ठीक, याद सही किया, लिखा भी सही है, पर पढ़ा अपने क्वेश्चन गलत है। ये पाप है। ये गलती नहीं है, ये समझ में आ रहा है, गुनाह है ये। यस, दिस इज सीरियस ऑफेंस। तो ये गलती नहीं करनी बस आपको। बाकी आप सुपर टैलेंटेड हो। जो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि बच्चे गलत पढ़ के आ रहे हैं। दूसरी बात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी गलत, याद रखना। वापस बोल रहा हूँ, 1000 पॉइंट बोल रहा हूँ ऑनलाइन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में गलत ऑप्शन को भी इज्जत दो, क्योंकि वो गलत है, ये आपको प्रूव करने के लिए उसको पढ़ना है ठीक से। सही को मत ढूंढो, गलत गलत है ये भी कंफर्म करो। जो सही है वो तो सही है ही, पर जो गलत है उसको गलत कंफर्म करो, फिर सही के ऊपर आओ। ये स्ट्रेटेजी से 25% आपका जो है चांसेस कम हो रहे हैं गलत होने के। याद रखना मेरे शब्द। आप कई बार ये होगा, पर ये गलत क्यों है वो भी कंफर्म करो। जो गलत लग रहा है वो गलत क्यों है। आ रही बात समझ में? और कॉन्फिडेंस में मार्क मत करके आना, ये सही लग रहा है, क्यों सही लग रहा है, बाकी क्यों गलत है वो भी देख एक बार। 1 मार्क की बात है भाई, कुछ जगह 2 मार्क की भी बात है। 15 मार्क है एमसीक्यू में। 1 घंटे में आपको 33 मार्क का पेपर लिखना है। सही है कि नहीं है? गलत बोल रहा हूँ मैं? 1 घंटे में 33 मार्क का पेपर लिखना है तो आधे घंटे में 16 मार्क का पेपर होना चाहिए। एमसीक्यू 15 मार्क के, मतलब कायदे से देखा जाए मैथमेटिकली तुम एमसीक्यू को आधा घंटा दे सकते हो। एमसीक्यू आने कितने वाले? 2 मार्क के, दो दो, बाकी 1 मार्क के। सही है कि नहीं? अब वो कैसा कॉम्पोजिशन होता है, पर मैक्सिमम 10 पूछ लेंगे चलो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, या एक आधा इधर उधर और 3 मार्क का पूछ डाला, हिस्ट्री बना डाला कुछ, तो 10 11। क्लियर है? कम ज्यादा। तो 10 11 एमसीक्यू को आप आधा घंटा बहुत हो गया, 3 मिनट
से थोड़ा आसपास टाइम, मतलब 2 ढाई 2 ढाई मिनट, तो बहुत टाइम दे रहे हो ना आप। तो गलती होने का तो सवाल ही नहीं आता, तो आप दो इज्जत एमसीक्यू को। वो फालतू होशियारी मत मारो, ये पढ़ के टाइम बचाऊंगा, हे पण येत नाही ते पण येत नाही तुला, ऐसा ना हो जाएगी, समझे कि नहीं? व्हाट आई एम सेइंग, पूरे टैक्स में, पूरे टैक्स में एमसीक्यू में 30 में से 30 आने ही चाहिए आपके, कुछ भी हो जाए। 30 में से 30 आप एमसीक्यू में लेके आए, सीधा 80 85 प्लस जाओगे आप, मिनिमम। मिनिमम बोल रहा हूँ, समझे लॉजिक? यस। तो एमसीक्यू पूरी इज्जत दो एमसीक्यू को। केस सिनेरियो क्या है क्या नहीं पूरा पढ़ लो आराम से, और उसको 20 मिनट लगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। 20 का 25 हो तो भी चलेगा, आधा घंटे भी लगा तो चलेगा, पर एक भी मार्क एमसीक्यू का जाना नहीं चाहिए। क्लियर है स्ट्रेटेजी? इसी स्ट्रेटेजी से अपने को टैक्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल डरना नहीं है, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर आ गया, अचानक उन्होंने कुछ ऐसा पॉइंट पूछ लिया जो यही चीज आपने ऑप्शन में डाली थी, पैनिक नहीं होना, स्किप, इमीडिएट स्किप करो, आगे बढ़ो। ठीक आहे, याला नंतर पाहू, ठीक आहे, ते चाललं पण मी बोललो होतो ना येईल, हो ठीक आहे, ते पण तर असेल जे मी वाचलंय, सही है ना? उसको ढूंढो। अब क्या होगा, मैंने तो सोचा था इस पेपर में एग्जामेशन लूंगा, बाकी पेपर तो डिफिकल्ट गए, ठीक है, जो डिफिकल्ट गए वो तेको डिफिकल्ट गए, क्या पता उसमें अच्छा स्कोर आ जाए, और वो चक्कर में तू यहाँ पे फेल हो जाए, डर डर के, सही है ना? बिल्कुल पैनिक होना नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो रहा है तो एक्यूरेसी पे जाइए, अगर आपको लग रहा है कि पेपर इजी है तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों पे ध्यान दीजिए। क्लियर है? यस। सो इफ नाउ एनी डाउट्स विच वी कैन डिस्कस, बोलो। या फिर नहीं है तो इंडिविजुअल डाउट्स आप मुझे पूछ सकते हैं, नो इश्यूज। ऑनलाइन किसी के कुछ डाउट्स है तो जो ऑनलाइन डिस्कस करना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं मुझे, नो इश्यूज। आज नहीं। यस। बेटा मजा तो तुम्हारी आने वाली है जब इनकम टैक्स एक्ट 2025 आएगा। क्योंकि इंटर में तुमने पढ़ा 61, फाइनल में पढ़ोगे पूरा सेक्शन चेंज हो गया है, पूरे के पूरे सेक्शन चेंज हो गए, पूरा नया पढ़ना पड़ेगा। ये बहाने से पढ़ तो लोगे, अच्छी बात है ना? हाँ जी, एनी डाउट्स ऑनलाइन? सो शुड वी एंड द मीटिंग ऑनलाइन? ओके। सो थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट, हमेशा मैं आपके साथ हूँ, कभी भी आपको कुछ लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, रिकॉर्डिंग डालिए, ऑडियो नोट डालिए, आपके कुछ जो होगे, पर एक एक करके डालिए, एक साथ 7 8 मत डाल देना, ठीक है? ओके। हाँ। और अगर आपको लगता है कि सर कुछ इस बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए तो जरूर डालिए। बीच में अब मैं एक ये बना रहा हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स जो मुझे लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ लगता है कि सर इस बारे में छोटा वीडियो बना दीजिए क्विक, तो मुझे आप डाल दीजिए। जीएसटी पे चर्चा पे डालिए डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं मेरा क्या ये ग्रुप पे कैसे डाल दिया, सर को इंस्ट्रक्शन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बिंदास डालिए, अपना ही ग्रुप है ना, बिंदास डालिए, अब सर इस पे एक वीडियो हो जाए डाल दूंगा जैसे भी है, ठीक है? जिधर भी हो, कार में बैठा हो, इधर बैठा हो, उधर बैठा हो, अपने को समझने से मतलब है, अब चमकोगिरी नहीं करनी अपने को। इजी क्लियर? यस। जहाँ भी बैठो वहां से वीडियो बना के डाल दूंगा मैं आपको, जैसे भी पॉसिबल हो, कार में हो, डिपार्टमेंट में हो, किधर भी हो, ठीक है? यस। विद दैट नोट आई टेक यू लीव, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सर वो अमेंडमेंट पीडीएफ, जी हाँ अभी डाल रहा हूँ मैं सर, थोड़ी देर में जैसे ही लेक्चर और डाउट्स खत्म होते हैं वो भी डालूंगा मैं आपको। और आई विश यू ऑल द बेस्ट, फ्लाइंग कलर्स के साथ काम कीजिएगा, एकदम बिल्कुल रॉक कीजिए, ठीक है? जय हिंद, बाय बाय।